welcome back to my YouTube channel Bio Insights. So this video is based upon chapter number 5 of class 12th biology, that is principles of inheritance and variations. तो ये भी वीडियो पहले की वीडियोस की तरह दो पार्ट में, ये चैप्टर भी दो पार्ट में बनाया जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 1 है और इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हम सभी अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं किसी न किसी तरीके से। हम सब ने ये सब चीज़ें डेली लाइफ में हम देखते हैं कि पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रंस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, या तो उनका बिहेवियर या उनके बॉडी फीचर्स, आदतें उनकी जो होती हैं, तो ये सब चीज़ें उनकी मैच करती हैं। तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्या मॉलिक्यूलर बेसिस है, कुछ तो ऐसा कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड या ऐसा क्या चीज़ है जो हम पेरेंट्स से हम में ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि सिमिलैरिटीज़ या ये चीज़ें हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, ग्रीगर मेंडल। तो मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने मिड 19th सेंचुरी में, यानी इन्होंने 7 ईयर्स तक एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, दैट इज़ फ्रॉम 1856 टू 1863। इस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने जो अपना मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया था, जो मॉडल प्लांट लिया था, वो था पाइसम सटाइवम। वो पाइसम सटाइवम था। पाइसम सटाइवम साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का। उन्होंने पी प्लांट लिया था और उस पर स्टडीज़ की थी। पी प्लांट को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ करने का क्या रीज़न था, वो ये था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का फॉर्म होने का जो टाइम पीरियड था, जो लाइफ स्पैन था पी प्लांट का, वो काफ़ी कम था, जिससे कि हम कम टाइम पीरियड में ज़्यादा प्रोजेनीज या ज़्यादा जनरेशन्स को स्टडी कर सकते हैं। तो उन्होंने उसमें देखा कि पेरेंट्स और उनकी प्रोजेनी में, यानी आने वाली जनरेशन्स में जो कैरेक्टर्स थे, वो कैरेक्टर्स किस तरीके से पास ऑन हो रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। ये वर्ड इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या है। इनहेरिटेंस इज़ द फिनोमेना ऑफ पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स और फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग्स, कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन होने का जो फिनोमेना है, इसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस जो हो रहा है, जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसका मॉलिक्यूलर या उसका ऐसा फंडामेंटल बेसिस, मतलब हम किस चीज़ को इमेजिन करें कि क्या चीज़ है जो एक्चुअल ट्रांसफ़र हो रही है, वो स्टडी मेंडल ने की थी। मेंडल वॉज अ मैथमेटिशियन। मेंडल एक मैथमेटिशियन थे और पहली बार बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज़ किया गया था। तो पहले तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था लोगों के लिए या साइंटिस्ट के लिए कि हम बायोलॉजी में मैथ्स कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कैसे मैथ्स के बेसिस पे ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं लाइफ को लेकर के। बट बाद में इनकी स्टडीज़ को और ज़्यादा स्टडी किया गया, देखा गया और समझा गया कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिकल बातें हैं। तो उससे एक जो कंक्लूड किया गया, वो ये था कि ये जो पैटर्न था, जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस था, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शोड जनरल रूल्स। जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस था, उसमें कुछ जनरल रूल्स थे और वो रूल्स फॉलो किए जाते हैं। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो फीचर्स हैं पेरेंट्स के, वो प्रोजेनी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और उन्होंने वो जो सब्सटेंस या जो चीज़ थी जो ट्रांसफ़र हो रही है, द ट्रांसफरेबल और द इनहेरिटेबल substance was called as factors। उस टाइम पे उसको बोला गया फैक्टर्स। तो उस टाइम मेंडल को जब कोई प्रॉपर नाम या कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था, तब उन्होंने उसका नाम रखा था फैक्टर्स। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से प्रोजेनी को पास ऑन किए जाते हैं, उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो फैक्टर्स वो अपनी पूरे लाइफ टाइम में कैरी करते हैं।
ये फैक्टर्स एक्चुअल में थे जीन्स। बाद में जब और ज़्यादा फर्दर स्टडीज़ की गई थी आगे डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू, तब इन फैक्टर्स का नाम रख दिया गया जीन्स। तो आज जो हम जीन्स पढ़ते हैं वो एक्चुअली यही फैक्टर्स थे जो मेंडल ने अपने टाइम पे उन्होंने जब इनके बारे में पढ़ लिया था, ये वही फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने फैक्टर के लिए एक बात बोली कि जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर कंट्रोल करते हैं कि कोई कैरेक्टर किस तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है और वो कितना एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जो पाइसन सटाइवम का स्टडी किया था उसमें उन्होंने 7 कैरेक्टर्स, 7 ऐसे फीचर्स थे, ऐसी क्वालिटीज़ थी उसकी जिन पे फोकस किया था, जिन पे उनकी स्टडी बेस्ड थी। वो 7 कैरेक्टर्स कैसे थे? उन 7 कैरेक्टर्स में हमारे पास था हाइट, कि प्लांट की हाइट कितनी है, उसका पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, फिर इनका फ्लावर पोजीशन, ऐसे करके टोटल ये इन्होंने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर का कलर भी ये सब इन्होंने स्टडी किया था। अब ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इसके देखे गए। कंट्रास्टिंग मतलब कि इसमें या तो 2 आउटकम्स थे। ठीक है, अब हाइट में या तो प्लांट टॉल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही पॉड शेप में आप देख सकते हो या तो इन्फ्लेटेड होगा या फिर कंस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, तो इन्फ्लेटेड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। फिर पॉड कलर या तो ग्रीन या फिर येलो। ठीक है, फिर आपका ये सीड शेप आ जाता है या तो राउंड या फिर रिंकल्ड। फिर सीड कलर आ जाता है, ये भी या तो येलो या फिर ग्रीन, और आपकी फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। तो इस तरीके से या तो ये आउटकम मिलेगा आपको या फिर ये आउटकम मिलेगा। तो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या होते हैं? जो इन्हीं की ये ऑपोजिट ट्रेट्स हैं, या तो ये ट्रेट प्रेजेंट होगा या फिर ये वाला कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। इस तरीके से उन्होंने स्टडी किया कि पहली जनरेशन टॉल है या ड्वार्फ है, और फिर नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है उससे वो टॉल है या ड्वार्फ है। ठीक है, मेंडल ने एक बात बोली। मेंडल ने कहा कि ये जो फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स दे अकर इन पेयर्स। कैसे होते हैं? कि जो फैक्टर्स हैं हमेशा पेयर की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई, लेट्स सपोज दिस इज सेल, ये एक बॉडी की सेल है, और इस सेल में जो आपका जो इस सेल के अंदर जो हमारे जो मटेरियल प्रेजेंट है, लेट्स सपोज उस टाइम में जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जीन्स को ऐसा एक कोई टर्म, जीन नाम का टर्म नहीं आया था। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो सब्सटेंस है जो पेरेंट्स से प्रोजनी में जा रहा है, यानी कि जो फैक्टर्स जिसको हम कह रहे हैं, वो फैक्टर इसमें किस तरीके से प्रेजेंट होगा। मान लेते हैं कि हम टॉलनेस की बात कर रहे हैं, प्लांट कितना टॉल है, तो टॉल के लिए हम देख लेते हैं कि टी, हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया उस फैक्टर को। तो वो फैक्टर ऐसा अकेला नहीं होगा, वो पेयर में मिलेगा कि ये जो टी है ये 2 कॉपीज़ मिलेंगी इसकी। तो इस तरीके से जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, फिर कुछ क्रॉसेस किए। क्रॉसेस किस में किए? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस में। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का यूज़ किया। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्या होती हैं? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस होती हैं जिनका आपस में कई बार रिपीटेड क्रॉस कराया गया है। ऐसे वैरायटीज़ जिनमें रिपीटेड क्रॉस कराया गया है सेम टाइप के उसमें सेम फैमिली के मेंबर्स में। ठीक है, तो वो होती हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। जैसे कि अगर हम किसी टॉल प्लांट की बात करें तो टॉल के लिए देखो, हर एक कैरेक्टर के लिए, जैसे टॉलनेस के लिए हम बात कर रहे हैं तो 2 तरीके के इनको बोलते हैं एलील्स। ये जो पेयर में अकर हो रहे हैं, ये जो फैक्टर हैं, इसके एक एक मेंबर को बोलेंगे एलील्स। ये एक एलील है, ये एक एलील है। ठीक है, तो जो ये एलील है, ये इस हमने 2 तरीके के एलील्स को वहाँ पे स्टडी किया। 2 तरीके के एलील पता चले कि एक तो होता है डोमिनेंट, एक एलील होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव। ये 2 टर्म्स आई, एक डोमिनेंट एलील मिलेगा और एक रिसेसिव। डोमिनेंट वो होगा जिसका एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा होगा, रिसेसिव वो होगा जिसका एक्सप्रेशन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही हो पाएगा। ठीक है, तो हम उसको समझते हैं। तो टॉलनेस के लिए 2 तरीके के एलील हमारे पास होंगे, एक तो कैपिटल और एक स्मॉल। ये कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट एलील को, और ये जो स्मॉल टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव एलील को। इसका मतलब क्या है
कि किसी भी सेल में हमने ये देखा कि सेल कैसी होती हैं, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड सेल यानी कि 2n और हैप्लॉयड सेल यानी कि n। तो 2n में जो ये फैक्टर्स हैं ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या तो ऐसे प्रेजेंट होंगे या फिर ऐसे प्रेजेंट होंगे या फिर ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हैप्लॉयड की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आधे आधे की बात करते हैं, लाइक ये या फिर ये या ये, दोनों में से कोई भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जिनको हम अभी सिंबल्स की तरह यूज़ करेंगे। तो उसमें उन्होंने रिसेसिव और डोमिनेंट दो तरीके के एलील्स की बात की थी कि एलील पेयर में अकर होते हैं, ये जो फैक्टर्स हैं ये पेयर में मिलेंगे और ये पेयर होमोजाइगस हो सकते हैं और हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं। फिर ये टर्म आई होमोजाइगस, पहले हम ये टर्म समझ लेते हैं, और हेटेरोजाइगस। अभी इसी से समझ आएगा कि ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्या होती है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस क्या होती हैं? होमोजाइगस का मतलब है जब दोनों एलील जो प्रेजेंट हैं वो एक तरीके के हों। मतलब कि होमोजाइगस का मतलब है कि जो दोनों एलील्स हैं या तो इस तरीके की कंडीशन हो या फिर इस तरीके की कंडीशन हो, इसको बोलेंगे होमोजाइगस, यानी कि दोनों सेम। हेटेरोजाइगस की बात करें तो ये वाली कंडीशन जो है इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। मतलब जो दोनों एलील्स हैं ये कैसे हैं, ये डिससिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है। और होमोजाइगस, होमो मीन्स सेम, यानी कि दोनों जो एलील्स हैं ये सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्म की जो प्लांट्स थे उनको बोला गया ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, ठीक है। ये ट्रू ब्रीडिंग लाइंस हैं और ये इसको हम एज एन हाइब्रिड इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो क्रॉस परफॉर्म किया था उस क्रॉस को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहला इनका क्रॉस था मोनो हाइब्रिड। यहाँ पे हम सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए इस क्रॉस को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? वो क्रॉस जिसमें हम एक कैरेक्टर को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एक कैरेक्टर को स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि प्लांट के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं, बट अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं, वो अभी हम एक कैरेक्टर को ही ले रहे हैं, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का क्रॉस कराया। जैसे कि टॉल पेरेंट का ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्रॉस कराया। ये पेरेंट वाली कंडीशन और ये 2n कंडीशन है। हम देखें तो यहाँ पे पेयर्स में दिख रहे हैं, तो ये 2n कंडीशन है, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन। अब हमें ये पता है कि सेल गैमीट्स बनाती हैं, ठीक है। तो जब गैमीट बनेगा तो वो इस तरीके का, एक कैपिटल T और दूसरा कैपिटल T, और इससे जो गैमीट्स बनेंगे वो एक स्मॉल t और दूसरा स्मॉल t, इस तरीके के गैमीट्स बनेंगे। फिर अब जो क्रॉस होगा वो क्रॉस किस तरीके से होगा, एक बार क्या होगा, एक बार इससे ये वाला गैमीट फ्यूज़ करेगा और ये पॉसिबिलिटी आएगी, एक बार इससे ये वाला गैमीट फ्यूज़ करेगा और ये पॉसिबिलिटी आएगी, फिर इससे ये वाला गैमीट फ्यूज़ करेगा, इससे ये वाला गैमीट फ्यूज़ करेगा, ये पॉसिबिलिटी आएगी, और इससे ये वाला गैमीट फ्यूज़ करेगा, ये पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। अब हम इसमें देखते हैं, जो ये था, ये वाली जो कंडीशन थी, ये रिप्रेजेंट कर रही थी टॉल प्लांट को और ये रिप्रेजेंट कर रही थी ड्वार्फ प्लांट को। अब ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास जीनोटाइप्स आए, जीनोटाइप और फिनोटाइप दो टर्म है। जीनोटाइप मतलब जीन स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ठीक है, मतलब कि उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और फिनोटाइप मतलब जो अपीयरेंस आ रहा है, जो प्लांट जैसा फीचर शो कर रहा है वो क्या आ रहा है। तो हमने जब दो प्योर ब्रीडिंग लाइंस का क्रॉस कराया, एक टॉल और एक ड्वार्फ का, तो हमें जो मेंडल ने जो ऑब्जर्व किया वो क्या था, उन्होंने देखा कि उनके जो पेरेंट्स उन्होंने चूज़ किए वो एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, बट जो प्रोजेनी आई, जो अगली जनरेशन आई, उसमें सिर्फ एक ही तरीके का फीचर दिखाई दिया, वो था टॉलनेस। वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। तब उन्होंने ये समझा कि दोनों में से कोई एक कैरेक्टर ऐसा है, कोई एक एलील ऐसा है जो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है, और जो दूसरा है वो वहाँ पे थोड़ा सा शील्ड, वो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके रेफरेंस में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी,
हेट्रोजाइगस कंडीशन जब भी होगी तो जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस नहीं होने देगा और अपना अपीयरेंस, अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। इसी वजह से सारे जो प्लांट्स आए थे वो कैसे आए, टॉल और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कराया तो सारे प्लांट्स कैसे आए, टॉल। तो इनको रेशियो मिला, हमें टोटल 4 प्रोजेनीज मिली और चारों का हमने जब रेशियो निकाला तो ये 1:1 रेशियो है, इस तरीके का रेशियो मिला हमें। फिर उन्होंने क्या किया, ये जनरेशन हमारे पास आई, ये पेरेंटल जनरेशन थी और ये जो जनरेशन बन के आई ये थी F1 जनरेशन, F1 और फिलियल 1 जनरेशन बोलते हैं इसको। फिर उन्होंने इस F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया और फिर आउटकम देखा कि क्या आया। जब फिलियल 1 जनरेशन का क्रॉस कराया गया, फिलियल 1 जनरेशन सारी कैसी आई थी, उन सब का जीनोटिपिक जो मेकअप था वो ऐसा था, वो सारे के सारे ऐसे हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिले थे। अब इनका क्रॉस जब कराया गया आपस में तो इनके गेमीट्स कैसे बने, 2 तरीके के गेमीट्स बने, एक तो कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला। सिमिलरली इसमें भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बना, ठीक है। तो इन्होंने फिर इसमें क्रॉसेस कराए, कैसे, इस टी से इस टी का क्रॉस हुआ, ये बना होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। फिर एक बार इससे क्रॉस कराया इसका और ये बना हेट्रोजाइगस, ठीक है। फिर इससे कराया इसका क्रॉस और ये बना हेट्रोजाइगस। फिर इससे कराया इसका क्रॉस और ये बना होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। इसको बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट एलील पेयर में मिल रहे हैं, यहाँ पे रिसेसिव एलील पेयर में मिल रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये हेटेरोजाइगस हैं, ठीक है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे जो रेशियो हमें मिला ये तो था इनका जीनोटाइप। अगर इनके जीनोटाइप का रेशियो देखें तो एक ये है और 2 एक जैसे हैं, तो इसका रेशियो है 1:2:1, ये है इसका जीनोटिपिक रेशियो। अगर इसका फिनोटिपिक रेशियो देखें कि इसका फिजिकल रेशियो क्या आया है कि 4 में से कितने टॉल और कितने ड्वार्फ आए हैं, तो एक तो ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, ठीक है। तो इसका रेशियो आया 3:1, यानी कि 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। तो उन्होंने ये देखा कि जब हमने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का क्रॉस कराया तो जो आउटकम आया वो 1:1 रेशियो, सारे टॉल आए। बट जब उस फिलियल 1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराया तब आउटकम हमें दूसरा मिला, यानी कि 3:1 रेशियो मिला। और अगर ये 3:1 का मतलब क्या है कि अगर उन्होंने लेट्स सपोज अगर उन्होंने 500 प्लांट्स का क्रॉस कराया तो 500 में से थर्ड जो 3 पार्ट्स होंगे वो हमें टॉल मिलेंगे और 1 पार्ट मिलेगा ड्वार्फ, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे रेशियो का चेंज दिखाई दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ कैलकुलेटिंग, कुछ प्रिंसिपल हैं जिसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये इन्होंने सिर्फ यहीं पे नहीं, उन्होंने रिपीटेड कई बार ये प्रोसेस कराए और बार बार हमें सेम तरीके का आउटकम मिला। इसका मतलब ये रूल, ये जो एक प्रिंसिपल है, कुछ ऐसा प्रिंसिपल है जो कि फिक्स है और इस प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इन्हीं सब पे स्टडीज़ करके उन्होंने कुछ लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के, कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। वो लॉज क्या क्या थे, बेसिकली मेजर 2 लॉ थे उनके। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस और था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक और लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको हम ऐसा नहीं इसके साथ में नहीं पढ़ते क्योंकि वो लॉ ज़्यादा टाइम तक ऐसा फिजिबल नहीं था, कुछ टाइम बाद वो फेल हो गया था कुछ रीजंस की वजह से। तो जो मेन 2 लॉज थे वो थे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो ये लॉज हम समझ लेंगे। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल, क्या क्या लॉ थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये मतलब है कि जो हम कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं वो कैरेक्टर्स हमें पेयर में, वो जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हमें पेयर में मिलेंगे और उस पेयर में से जो ये कंडीशन हो सकती है, अगर हमें हेट्रोजाइगस पेयर मिल रहा है
तो इस हेट्रोजाइगस पेयर में से, लेट्स सपोज यही वाला देख लेते हैं, तो इस हेट्रोजाइगस पेयर में से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। जब तक ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट है तो प्लांट टॉल होगा, अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट है तो प्लांट ड्वार्फ होगा, ड्वार्फ मतलब छोटा होगा। और अगर ये इस तरीके से हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा कि जो डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट अलील यहाँ पे हमारा कौन सा है, कैपिटल टी, ये जो डोमिनेंट एलील है ये रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस नहीं होने देगा और ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। यहाँ पे प्रेजेंट दोनों एलील्स हैं, बट जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, डोमिनेंट वाले का, यानी कि जो फिनोटाइप है वो डोमिनेंट एलील का फेवर किया जाएगा। ठीक है, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये पेयर में तो हो रहे हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये अलग अलग ये प्रॉपरली सेपरेट होंगे एक दूसरे से, इनका सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब इनका सेपरेशन होगा और फिर ये आगे प्रोजेनी में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये साथ साथ या मिक्स होकर के आगे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, फिर इसी से ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने दो फिनोमेना और देखे, एक था कोडोमिनेंस और एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझ लेते हैं। कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनके नेम से पता चलता है। कोडोमिनेंस मतलब जब दो तरीके के एलील प्रेजेंट हो और वो दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं 50-50%, तो वो है कोडोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि ना तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हो पा रहा है ना तो रिसेसिव वाला एक्सप्रेस हो पा रहा है, कोई तीसरा ही फिनोटाइप हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुपिंग जो होती है इसमें क्या है, अगर हमारे पास IA और IB ये दो एलील प्रेजेंट है, हमारे पास ब्लड ग्रुप्स कैसे होते हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। A ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास जो डोमिनेंट एलील्स है ना, वो एक तो IA डोमिनेंट एलील है, एक IB डोमिनेंट एलील है, एक और बाकी हमारा जो रिसेसिव एलील है वो है I। ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन IA है और IA है तो ब्लड ग्रुप होगा A। अगर हमारे पास कंडीशन है IA और स्मॉल I तो भी ब्लड ग्रुप होगा A, क्योंकि डोमिनेंट के साथ रिसेसिव एलील है बट एक्सप्रेस होगा डोमिनेंट वाला। अगर हमारे पास कंडीशन है IB तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा B ब्लड ग्रुप। अगर हमारे पास IB और स्मॉल I है तो ब्लड ग्रुप होगा B ब्लड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे ये रिसेसिव है तो इसका कोई मतलब नहीं। अगर हमारी कंडीशन है स्मॉल i तब ब्लड ग्रुप होगा O। तो O ब्लड ग्रुप के लिए होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल है। अब हमने ये देखा कि एक और ब्लड ग्रुप, हमें A और B के अलावा हमें एक ब्लड ग्रुप मिला AB, यानी कि वो कंडीशन जब हमारे पास IA और IB एलील्स एक साथ प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि दोनों एलील एक्सप्रेस हो रहे हैं और दोनों अपने आप को शो कर रहे हैं, जिस वजह से हमें AB ब्लड ग्रुप मिल रहा है। इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं डॉग फ्लावर में। डॉग फ्लावर में पढ़ते हैं। डॉग फ्लावर में क्या है, वो जो फ्लावर है उसका जो डोमिनेंट कलर है, उस फ्लावर का कलर जो है वो डोमिनेंट कलर है रेड और रिसेसिव कलर है वाइट, बट जो प्रोजेनी बन के आ रही है वो हमें मिल रही है पिंक। मतलब ना तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि कैरेक्टर्स ब्लेंड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक कुछ मिक्सचर बन रहा है, उनका मिक्सचर नहीं बन रहा, ये कोई तीसरा ही फिनोटाइप मिला है हमें। ठीक है, ना तो ये मिला ना तो ये मिला, हमें एक तीसरा फिनोटाइप मिला पिंक। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि वाइट कलर तो नहीं एक्सप्रेस हुआ, एक्सप्रेस रेड हुआ है, लेकिन वो रेड ठीक से एक्सप्रेस नहीं हो पाया, जिस वजह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाई दिया रेड कलर का और हमें पिंक कलर मिला। ये था हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, या तो ये कंडीशन कुछ इस तरीके से हो सकती है। अगर हम कलर के लिए बोलें तो ये कैपिटल R और स्मॉल r कंडीशन हो सकती है। तो इसके लिए जो फिनोटाइप था वो था पिंक। ठीक है, तो ये लॉज थे और लॉज में ये कुछ ऐसे दो और फिनोमेना थे, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको मेंडल ने एक्सप्लेन किया था। राइट, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बाद
मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में हमने एक कैरेक्टर को कंसिडर किया था। उसके बाद आता है एक हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स का एक साथ उनका पास ऑन होना देखते हैं कि वो दो कैरेक्टर्स को एक बार में स्टडी किया जा रहा है। कि एक प्लांट है, लेट्स सपोज कि पी प्लांट है, उस पी प्लांट में हम उसके हम सीड को देख रहे हैं कि सीड की शेप और सीड का कलर, हम दो चीज़ें देख रहे हैं, एक तो सीड शेप और सीड कलर, कि सीड राउंड है या रिंकल्ड है, और उसका कलर देख रहे हैं कि सीड येलो है या ग्रीन है। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम दो टर्म्स जान लेते हैं। क्या है? टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है? ओके, तो टेस्ट क्रॉस वो होता है, टेस्ट क्रॉस हम क्या करते हैं पता लगाने के लिए कि हमारे जो प्रोजेनीज जो हमारी आई हैं उनका जीनोटाइप क्या है। अब जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में जो फीलियल 2 जनरेशन देखी थी, फीलियल 2 मतलब जब हमने जो फीलियल 1 जनरेशन देखी थी उसमें सारे टॉल थे, बट सारे टॉल्स का जो जीनोटाइप था वो ये वाला था, हेट्रोजाइगस। फिर जब हमने फीलियल 2 जनरेशन देखी, फीलियल 2 जनरेशन में हमें एक जीनोटाइप ये भी मिला, हमें एक जीनोटाइप ये भी मिला, और दो जीनोटाइप हमें ये वाले मिले। तो अगर हम फिनोटाइप इनका देखें तो ये टॉल है और ये भी टॉल है। तो ये फीलियल 2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट्स आए, पता लगाने के लिए कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसके लिए हमें क्रॉस करते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, मेंबर ऑफ F2 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट। इसका हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे। कैसे? ये अगर हम सपोज करते हैं कि हमने जो फीलियल 2 जनरेशन से प्लांट उठाया था वो प्लांट था हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट। तो होमोजाइगस डोमिनेंट है प्लांट, इसको हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया, तो जो हमें प्रोजेनी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी, इसके बनेंगे स्मॉल टी। तो इसका हम प्यूनेट स्क्वायर अगर बनाएं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये बन के आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो ये जनरेशन आई वो ये वाली आई चारों। ठीक है, यानी कि सारे कैसे हैं? ऑल टॉल। ठीक है। अब अगर ये कंडीशन नहीं थी, अब अगर हमने जो प्लांट चूज़ किया वो ये वाली इस जीनोटाइपिक फ्रेम का है, तो कैसा हमें आउटकम मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। ये कंडीशन है, इसका क्रॉस कराया हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो गैमीट्स कैसे बनेंगे? पहले इसके गैमीट एक तो कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी, इसके गैमीट्स बनेंगे दोनों स्मॉल टी। इसका पिनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। पिनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, हम अपने गैमीट्स को अरेंज करते हैं, राइट। तो ये वाले गैमीट्स यहाँ अरेंज कर लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाले गैमीट्स यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं स्मॉल टी। ठीक है। अब जो आउटकम आएगा वो कैसे आएगा? ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा हेट्रोजाइगस। ये आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव। अब जरा इनका रेशो देखते हैं। यहाँ पे सबका रेशो था 1:1:1:1, या इसको हम सिंपल 1:1 बोल सकते हैं कि 1:1 रेशो आया। इसकी बात करें तो हमारे पास 2 टॉल आए और 2 ड्वार्फ आए, यानी कि इसमें भी क्या है, इसमें 4 में से 2 टॉल और 2 ड्वार्फ, ये रेशियो आ गया हमारा 1:1। ठीक है। एक्चुअली इसको 1:1 नहीं बोलेंगे, इसको ऑल 4 बोलेंगे। तो सारे के सारे ही इसमें क्योंकि टॉल आए हैं तो इसमें ऐसा कोई रेशियो बन के नहीं आया, और इसका जो रेशियो आया वो 2:2 रेशियो, यानी कि 2 टॉल और 2 ड्वार्फ आए। ठीक है। ये हम यहाँ पे 4 की बात करें। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम लेट्स सपोज वही 500 प्लांट्स की बात करते हैं कि अगर हमने 500 प्लांट्स लिए थे तो 500 में से हमें 250 मिलेंगे, हमें 250 टॉल मिलेंगे और 250 ड्वार्फ मिलेंगे। बट इस कंडीशन में क्या होगा, वो सारे 500 के 500 टॉल मिलेंगे।
तब हमें पता चल जाएगा। अगर हमें सारे टॉल मिले, इट मीन्स कि जो हमारे F2 जनरेशन का प्लांट था वो कैसा था, वो था होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर हमें ये रेशियो मिलेगा तो हमें समझ आ जाएगा जो हमारा F2 जनरेशन का प्लांट हमने लिया था वो था हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं, हम F2 जनरेशन के मेंबर को ईदर ऑफ द पेरेंट, या तो डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव, किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा देते हैं, उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, फिर इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे, 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, 2 कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर करेंगे। जैसे कि इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं सीड कलर एंड सीड शेप। तो सीड कलर और सीड शेप में हम देख लेते हैं कि एक हमने कंसिडर किया राउंड एंड येलो, एक सीड टाइप हमने लिया राउंड एंड येलो, और दूसरा हमने लिया रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, ये तो इनकी फिजिकल अपीयरेंस थी। इनकी जीनोटाइपिक अपीयरेंस कैसी है, जीनोटाइप पे इसके राउंड के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था वो था कैपिटल आर, कैपिटल आर। हमने यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ली हैं, इसलिए राउंड के लिए जो ये कैपिटल आर है ये डोमिनेंट है एंड स्मॉल आर रिसेसिव है। कैपिटल आर राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिंकल्ड सीड के लिए। कैपिटल वाई येलो कलर सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल वाई ग्रीन कलर सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पहले ये पता होना चाहिए। अब हम इसको देखते हैं। हमने होमोजाइगस या ट्रू ब्रीडिंग लाइंस लिए हैं, तो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस में अगर ये राउंड है तो होमोजाइगस कंडीशन में है, और येलो है तो ये भी होमोजाइगस कंडीशन में। सिमिलरली इसके लिए ये होमोजाइगस रिसेसिव है और ग्रीन के लिए भी होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इनका जब क्रॉस कराए, ये थे पेरेंट्स, ये थी पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन से बनेंगे पहले गेमीट्स, गेमीट्स का फॉर्मेशन होगा। इसके गेमीट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसके गेमीट्स कैसे बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये थे गेमीट्स। अब गेमीट्स से आएगी हमारे पास F1 या फीलियल 1 जनरेशन। ठीक है, फीलियल 1 जनरेशन आएगी। फीलियल 1 जनरेशन कैसे आएगी, इनका क्रॉस अगर करवा दें आपस में दोनों का, तो ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्योंकि ये तो हैप्लॉइड की बात करते हैं, इसलिए दो ही जीन्स प्रेजेंट थे यहाँ पे, 2 ही एलील्स प्रेजेंट थे। लेकिन जब फाइनल प्लांट जब बन के आएगा होमोजाइगस प्लांट या हमारा डिप्लॉइड प्लांट, तब वहाँ पे ये वाली कंडीशन मिलेगी हमें, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये है फीलियल 1 जनरेशन का जीनोटाइप। और इन सब का फिनोटाइप क्या होगा, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई है, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा राउंड और राउंड एंड येलो। तो ये वाले जो सीड्स आएंगे वो कैसे आएंगे, ऑल विल बी राउंड एंड येलो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराएंगे जैसे हमने पहले किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ओके, ये थोड़ा सा टिपिकल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, बट एक बार ध्यान से समझेंगे तो समझ आ जाएगा। तो फीलियल 1 जनरेशन का जो जीनोटाइप हमें मिला था वो जीनोटाइप आया था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब हम इन्हीं का ही आपस में क्रॉस इंटर क्रॉस करा रहे हैं, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से ही क्रॉस कराना है। तो इनके गेमीट्स कैसे बनेंगे पहले वो देखते हैं। गेमीट्स में ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और क्या बन सकता है। अब इसको हम देखें तो गेमीट्स में क्या है, यहाँ पे टोटल 4 हैं, बट गेमीट्स में सिर्फ 2 ही एलील्स आ सकते हैं। तो या तो वो कैपिटल आर स्मॉल वाई आएगा, या फिर वो कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा, या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई आएगा, या फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई आ सकता है, या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं गेमीट फॉर्मेशन में।
ठीक है। तो ये 4 तरीके के गैमीट्स बनेंगे, ये भी सेम कंडीशन है तो इसके भी 4 ऐसे गैमीट्स बनेंगे। तो 4 इसके गैमीट्स, 4 इसके गैमीट्स। अब इनको अरेंज करते हैं प्यूनेट स्क्वायर पे। इसको प्यूनेट स्क्वायर में पढ़ने में ज़्यादा ईजी है, तो इसका प्यूनेट स्क्वायर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम गैमेट्स को अरेंज कर लेंगे। लेट्स सपोज ये फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पे सब गैमेट्स तो सेम ही बनेंगे इनके, तो यहाँ पे हमने इनको अरेंज कर दिया है। ये कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएंगे, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे गैमेट्स बन के आएंगे वो कैसे आएंगे, ये गैमेट्स कह रहे हैं, जो प्रोजेनीज आएंगी वो कैसे आएंगी, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ठीक है। कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, यह आएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, यह आएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। यह आएगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, यह आएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y एंड स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। ये टोटल 16 आउटकम्स हमें मिले। अब इस 16 आउटकम्स में से हम देखें तो कितने डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स हैं। तो पहले हम इनके फिनोटाइप देख लेते हैं, फिनोटाइप कैसे हैं, ठीक है। अब फिनोटाइप, ये जो कंडीशन है, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा यानी कि राउंड, और डोमिनेंट यानी कि येलो। तो ये सीड मिलेगा हमें ऐसा, राउंड एंड येलो, ठीक है। इस कंडीशन में राउंड है और येलो है, ये भी हमें ऐसा ही मिलेगा। ये वाला भी हमें ऐसा ही मिलेगा, ये भी हमें ऐसे ही मिलेगा। इसकी बात करें तो ये भी हमें ऐसे मिलेगा, राउंड एंड येलो। ये अब यहाँ पे ये राउंड तो है बट ये होमोजाइगस, रिसेसिव वाला होमोजाइगस में है, यानी कि ग्रीन मिलेगा, राउंड एंड ग्रीन। तो ये कंडीशन हमें मिलेगी ऐसी, राउंड एंड ग्रीन। अब यहाँ पे क्या है, ये हेटेरोजाइगस है, तो यहाँ पे भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में यही वाला टाइप मिलेगा। ये वाला, ये यहाँ पे ये डोमिनेंट, ये हेटेरोजाइगस, ये होमोजाइगस है, बट एक्सप्रेस हमेशा राउंड वाला होगा क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो ये भी हमें कैसे मिलेगा, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। अब इसको देखते हैं, येलो एंड राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। अब यहाँ पे ये है रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है, ये मिलेगा हमें रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। और ये वाला हमें मिलेगा, ये भी हमें रिंकल्ड एंड येलो मिलेगा। यहाँ पे येलो के लिए होमोजाइगस है, यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, बट एक्सप्रेस यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट वाला होगा, तो ये भी हमें ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। इसकी बात करें तो राउंड एंड येलो, इसकी बात करें तो राउंड एंड ग्रीन, इसकी बात करें तो ये आएगा हमारा रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। ये आया हमारा रिंकल्ड एंड येलो, और ये वाला आया हमारा रिंकल्ड एंड ग्रीन। यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में जो रिसेसिव पेरेंट लिया था, उस रिसेसिव पेरेंट का हमें सिर्फ एक ही मिला, 16 टोटल 16 में से हमें एक ही मिला। फिनोटाइप कितने मिले हमें, एक ये वाला राउंड एंड येलो, और राउंड एंड येलो टोटल कितने हैं, राउंड
येलो, एक तो राउंड एंड येलो है, दूसरा है राउंड एंड ग्रीन, तीसरा है रिंकल्ड एंड येलो, और है रिंकल्ड एंड ग्रीन। ज़रा इनके नंबर काउंट कर लेते हैं। राउंड एंड येलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल हमारे पास 9 है राउंड एंड येलो। अब हम राउंड एंड ग्रीन की बात करते हैं। राउंड एंड ग्रीन कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं? एक ये रिंकल्ड येलो, एक ये 3। और रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने हैं? ओनली 1। सम कितना हो गया? टोटल 16, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या है? यही इसका रेशियो है, 9:3:3:1। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन आई, ये F2 जनरेशन का आउटकम था 9:3:3:1। तो ये क्रॉस अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा मोनो हाइब्रिड से टिपिकल है। अब एक होता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम 3 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं। हम जैसे इसके साथ हम टॉलनेस ले लें प्लांट की, मतलब हाइट ले लें प्लांट की हाइट कितनी है। टॉल प्लांट जिसमें राउंड एंड रिंकल सीड है, या ड्वार्फ प्लांट जिसमें रिंकल्ड एंड येलो सीड है, या रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड है, या राउंड एंड येलो है, या राउंड एंड रिंकल्ड है। तो वो उस तरीके से, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं एंड देन नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू अपलोड। तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड प्लीज़ like my channel, subscribe and share as much as you can if you are liking my lectures. Thank you. Have a nice day.